बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। दानिश साहब, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आखिरकार अब वो वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश की जाए। सर, आपने गुज़श्ता कई प्रोग्राम से ये प्रेडिक्शन की, आपने बताया कि पीटीआई जो है वो मुतहर्रिक होने वाली है, जल्द से जुलूस होंगे, तहरीकें चलेंगी और सिर्फ पीटीआई नहीं बल्कि और जमातें भी सड़कों पर आएंगी। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पीटीआई जब भी खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करती है, खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाती हैं। मुझे ये बताएं कि खान साहब इन तहरीकों के नतीजे में बाहर आएंगे, अदालत के फैसलों के नतीजे में बाहर आएंगे, या किसी डील या एस्टेब्लिशमेंट के जरिए कोई ढील, इन चीजों के जरिए बाहर आएंगे? आप क्या देखते हैं? मुझे आपके सवाल में ना बड़ी हंसी आई। जो बैरिस्टर गौर ने कहा ना, बिल आखिर वक्त आ गया है खान साहब को निकालना। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल आखिर शायद इनको होश के मतलब होश के नाखून इन्होंने ले लिए हैं और इनको अब रियलाइज हुआ है कि इनफ इज इनफ। बट मुझे नहीं लगता कि ये इन तहरीकों से बाहर आने वाला। तहरीक चलानी चाहिए, एफर्ट्स करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान को अदालतों से फैसले मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि जून ऑनवर्ड जो आवाम सड़कों पर आएगी उसमें अदालती फैसले भी बहुत नए नए और हैरानकुन तौर पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोनों मिक्स चेन रिएक्शन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इनके ऊपर हुकूमत पे प्रेशर आए और वो उनको रिलीज कर दें। लेकिन ऐसे ही लगता है कि तहरीकों से तो नहीं आने वाले, क्योंकि पीटीआई देखें मुतहर्रिक तो हो जाएगी, लेकिन जो काली भेड़ें हैं ना इसमें, वो नहीं अभी निकलेंगी। वो इमरान खान आके निकालेंगे। तो इनके मुतहर्रिक होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं सर, काली भेड़ वाली बात से मुझे इत्तेफाक है आपके, क्योंकि अभी एक शख्स हैं वो बड़े फेमस पॉलिटिकल लीडर हैं पीटीआई के, वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। इसी तरह अभी एक खबर सामने आई है कि खान साहब पीटीआई के 3 रहनुमा हैं, उनसे खासा नाराज हैं क्योंकि वो खान साहब को अंदर खाते धोखा दे रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो भी सियासतदान जेल में गया है और वापस आया, या इकतदार से गया है या वापस आया है, तो वो स्टैब्लिशमेंट की इमां पे या स्टैब्लिशमेंट से डील के जरिए आता है। लेकिन खान साहब तो डटे हुए हैं, 3 साल से डटे हुए हैं कि मैं डील करके बाहर नहीं आऊंगा। तो क्या खान साहब वाकई डील करके बाहर नहीं आएंगे और खान साहब अपने बलबूते पे बाहर आएंगे? इस हवाले से तो कहीं क्लैरिटी तो देना, हमें क्या है देखते यार। हैं आप? डील, ये डील को बदनाम कर दिया है। डील इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बगैर तो आ ही नहीं सकते ना। डील को बदनाम कर दिया, एग्रीमेंट होंगे। आप जो भी कह रहे हैं, वो ये जो है वो लेने देने वाली बात को उन्होंने डील का नाम दे दिया है। एग्रीमेंट होंगे आपस में, जो मसले मसाइल होते हैं उसमें एग्रीमेंट ही होता है। आपने कभी सुना है मसले मसाइल का हल हार जीत से होने के अलावा किसी और तरीके से हो सकता है? या तो कोई हार जाए या कोई जीत जाए, दूसरा रास्ता ही होता है एग्रीमेंट। आज प्रोग्राम का आगाज आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू होने से पहले ही आपने ये प्रेडिक्शन की थी, इस जंग में अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और हमने देखा कि इस सारी जंग के दौरान जितना नुकसान अमेरिका का हो चुका है, शायद ही किसी का हो, ना सिर्फ माली लिहाज से बल्कि जो डिप्लोमेटिक लेवल पे इन्हें सेटबैक हुआ है और क्रेडिबिलिटी को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। सर, फ्रांस, इटली, स्पेन, बर्तानिया, 4 ममालिक ऐसे हैं नेटो के जो नेटो के बड़े ममालिक समझे जाते हैं। इन्होंने मुश्तरका बयान जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका को नाकाबिल एतबार इत्तेहादी समझते हैं। सर, इसी खबर से मैं आपसे आगाज करूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत मरतबा कह चुके हैं मैं नेटो से निकालना चाहता हूँ, नेटो को सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या अब नेटो ममालिक भी अमेरिका से दूर होने वाले हैं, और क्या आइंदा वर्षों में अमेरिका का क्या ये जवाल हम समझें? क्या देखते हैं आप? लेकिन दानिश साहब, मैंने बहुत से वीलॉग में आपको एक मिसाल दे के समझाया है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब भी किसी मुल्क, प्रेसिडेंट, इंसान, किसी का भी बुरा टाइम आता है, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। और यही जो इन्होंने इस साल के आगाज से, बल्कि पिछले साल से ही ये जब से आए हैं तब से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता नहीं है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। प्रेसिडेंसी की मुद्दत, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में, अभी आपको सिर्फ स्टार्टअप दिख रहा है, ये एक ट्रेलर दिख रहा है। आने वाले दिनों में बहुत ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी मतलब एक वैल्यू है, जो एक सुपर पावर का टाइटल है, वो आपको टुकड़े टुकड़े होते हुए दिखेगा।
इसमें टाइम लगेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कल इस साल के आखिर, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा। तो नेटो क्या, अभी नेटो में भी जो यूरोपियन ममालिक हैं वो भी अलग होते हुए आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी खबर आज की ये है कि ईरानी सदर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में हम हरगिज शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ईरान को जो भी चला है उससे डील करने को तैयार है, ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। सर, ये कह सकते हैं कि अमेरिका की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि अमरीकी सदर को या अमेरिका को घुटनों पर ले आया हो कोई मुल्क, और अमरीकी सदर ये कह रहे हो कि कोई भी चला रहा है ईरान को, हम उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि ईरान अब इस सारी सूरत हाल के बावजूद क्या अब मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा? क्योंकि अब पहले मुज़ाकरात होने थे, वो टल गए, अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे। क्या ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे या मंजरनामा कुछ चेंज होता दिखाई देता है आप? जी दानिश भाई, बात ऐसी है कि ये एक सीज फायर होनी थी, जो कि हो गई है, दैट्स इट। अब जो ये नाकाबंदी और ये ड्रामे हो रहे हैं, चोंचले, ये चलेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए ये बहुत इंसिस्ट हो रहे हैं या कर रहे हैं, हो रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई रिलायबल मुज़ाकरात या लॉन्ग टर्म मुज़ाकरात आपके सामने आएंगे। अगर हो गए तो वो शॉर्ट टर्म होंगे, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन से ये बहुत ही क्लियर दिख रहा है, जुलाई के बाद से मामला फिर खराब होना शुरू होते हैं। और मैं आपको बहुत अरसे से बोलते आ रहा हूँ, मतलब इसी वीलॉग से, कि ये जो है एक टेम्परेरी पॉज है। आप ये ना समझें कि ये परमानेंट होगा, इसमें टेम्परेरी चीजें होंगी, टेम्परेरी पॉज है, फिर इनके प्रॉब्लम बढ़ते हुए आपको नजर आने वाले हैं। ओके सर। सर, इस वक्त ईरान बहुत अच्छी हिकमत अमली से काम ले रहा है, ईरान का पलड़ा भारी है। ईरानी वजीर खारजा जो हैं वो ओमान के दौरे पर हैं, उन्होंने ओमान के सुल्तान से भी मुलाकात की है, और वो बहुत सारे जो खित्ते के ममालिक हैं उनके जो सरबराह हैं ना, सरबराहान हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि हम मिल के एक ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम बनाते हैं कि जो बैरूनी ताकतें हैं जिस तरह अमेरिका, नेटो, इसराइल वगैरह, वो हमारे काम के दौरान मुदाखलत ना करें। आप क्या देख रहे हैं, ईरान का जो ये मकसद है, जो वो अपना सिक्योरिटी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं, वो उसमें कामयाब होंगे? सर, ईरान जून के बाद मिडिल ईस्ट का बादशाह होगा। उनको अभी सिक्योरिटी सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दूसरे ममालिक की खुशकिस्मती होगी कि अगर वो इनके साथ किसी तरह का पैचअप एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लें। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। लेकिन उसमें वही है कि ये मुस्लिम ममालिक जब भी इस तरह के अलायंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो एंड में वो मुंह के बल गिरते हैं, और जो इनके आपसी ताल्लुक आता है वो मजीद पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। ये जो टाइम है, इसमें अगर आप नॉर्मली सेंस करें इस चीज को, ये सेंसिटिव टाइम है, और ये बहुत दूर का सोच के प्लान बना रहे हैं। बहुत दूर का मतलब ये कि जो 2030 में खुदा ना खास्ता आलमी जंग का मेजर फाइनल फेज नजर आता है, ये उसको सोच के ये सब कुछ कर रहे हैं। ओके सर। अच्छा सर, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के कंट्रोल के बाद यूरोप में महंगाई बहुत बढ़ गई है, वहाँ पे ऑयल का क्राइसिस है, और शायद यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन ने फैसला किया है कि वो ईरान पे से जो ऑयल की पाबंदियां हैं वो हटाने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने इशारा दे दिया और फैसला भी कर लिया कि वो इस तरह करेंगे। आप क्या देख रहे हैं सर? क्या ईरान अब ना सिर्फ पाकिस्तान को, गल्फ कंट्रीज के अलावा, क्या अब यूरोप को भी तेल एक्सपोर्ट किया करेगा? ईरान के तेल की जो मांग है वो दुनिया में बढ़ने वाली है। देखिए, अगर वो पाबंदियां नहीं भी हटाएं, तब भी मुझे ऐसा लगता है तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इनकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी जो सेक्टर है उसमें क्राइसिस नजर आ रहा है। एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस का मतलब यही है क्लियरली कि आने वाले दिनों में इन चीजों की डिमांड बहुत बढ़ेगी, तो ईरान भी इसी चीज का फायदा उठाएगा, और ना कि सिर्फ अपनी करेंसी बल्कि अपने मुल्क के अंदर डेवलपमेंट बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। अभी मैं आपको क्यों बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आप इस बात पे गौर करें। ईरान जून के बाद बादशाह होगा। बादशाह का मतलब होता है कि उसके पास हर किस्म की सिक्योरिटी, हर किस्म के वसाइल, हर किस्म की अथॉरिटी सब होती है। मिडिल ईस्ट का बादशाह ईरान होगा, आप देखिएगा। सर, आप ईरान को तो मिडिल ईस्ट का बादशाह कह रहे हैं, और इस तरह इसके आसार भी वाकई अब दिखाई देने लग गए हैं। गल्फ कंट्रीज जो हैं बाकी, सऊदी अरब, कतर, ईरान, और जो दुबई वगैरह हैं, यूएई वगैरह, इनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं?
यहाँ के लोग भी कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं कि मलिक साहब हमारे वाले से भी बताएं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। देखिए, एग्जैक्टली बहुत सी चीजों पे फैक्टर होता है। मैं एग्जैक्टली जो चार्ट देखता हूँ वो उस मुल्क का, उसका प्रेसिडेंट या उनका बादशाह, जो भी आप कहते हैं, जो भी उसको कंट्रोल कर रहा है, या उनके वॉट एवर जो भी रूलर है, उनका अगर चार्ट देखूं तो दुबई में इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, बट सम हाउ दे विल मैनेज इट, दे विल मैनेज इट। लेकिन इनको निकलने से इस क्राइसिस में तकरीबन 1 साल का टाइम लगेगा। और अगर आप ये बोलें कि आने वाले सालों में क्या इनका मतलब इनका क्या फ्यूचर है, तो मुझे लगता है कि मे बी पॉसिबल कुछ बड़े मुमालिक आपस में क्लब हो जाए। क्लब होने का मतलब जुड़ जाएं और एक अपनी बॉर्डर बनाना है, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन आगे चल के 2030 के बाद फ्यूचर डगमगाता हुआ ही है, लेकिन सर्वाइवल रेट है। ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल अभी पॉसिबल है। आप काफी अरसे से ये प्रेडिक्शन करते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल टाइम जो है शुरू होने वाला है। 20 अप्रैल के वाले से भी आपने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस सकते हैं। सर अभी हमने एक खबर सामने आई है, वो आपको शेयर कर दूं। खबर यह है कि एक वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप एक डिनर का एहतमाम कर रहे थे, वहां पे एक शख्स ने फायरिंग कर दी, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए। सर ये डोनाल्ड ट्रंप पे मुश्किल वक्त क्यों आया है, और ये कब तक जारी रहेगा, और क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान को तो कोई खतरा नहीं है, वो महफूज रहेंगे? और उनकी सदारती मुद्दत के वाले से भी आपने कुछ प्रोडिक्शन की थी। आगे का मंजरनामा काइंड बताइएगा। ये तो मैं नहीं बता सकता मुश्किल वक्त क्यों आया है। ये आपके अमाल हैं या ये कुदरत की आजमाइश है, इसमें मैं आपको डिफरेंशिएट करके नहीं बता सकता। अलबत्ता ये है, जो आप करेंगे वो भरेंगे तो सही। ये तो एक कॉमन मिथ है, बल्कि ये रियलिटी है, मिथ नहीं है, कॉमन रियलिटी है। और ये हर इंसान के ऊपर लागू होती है। दूसरी बात, उनका जो इक्लिप्स लगे हुए हैं, मतलब वो बाय बर्थ इक्लिप्स के दरमियान में पैदा हुआ है। तो ऐसा महसूस होता है कि जिस टाइम से रीसेंट इक्लिप्स लगा था फरवरी में, तब से वो उनका इक्लिप्स पॉइंट एक्टिवेट हो गया है, जो फर्स्ट हाउस में होता है। तो जी हाँ, इनकी जान को भी खतरा है, इनके हेल्थ को भी खतरा है, और इनकी वजारत को भी बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि 20 अप्रैल के बाद जैसे ही इस पॉइंट पे मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने वाले दिनों में खड़े होंगे। ना सिर्फ हेल्थ से, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आवाम भी अभी बहुत जल्दी सड़कों पे आने वाली है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन और मालूमात हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।